हिजाब को टेररिज्म के साथ, हिजाब को जिहाद के साथ, हिजाब को ऐसी बहुत गलत चीज़ों के साथ लिंक करके कन्नड़ा टीवी मीडिया ने ऐसी चीज़ें की है। जस्टिस धुलिया का जो जजमेंट है उसमें वो इसे भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि पहले से औरतों को एजुकेशन को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है और इस टाइम पे स्टेट को सोचना है कि क्या आप हिजाब के मामले पे पड़े रहेंगे या औरत के एजुकेशन पे आप फोकस करेंगे। मैं मेरे अल्लाह को याद कर रही थी क्योंकि वहाँ वैसा सिचुएशन था, इसलिए मैंने मेरे अल्लाह को याद किया ताकि मुझे हिम्मत मिले। मैं कोई कैस्टिज्म नहीं कर रही कि हम मुसलमान हैं वो हिंदू है, मैं कुछ वैसा नहीं कर रही। मैं अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही हूँ, मैं अपने एजुकेशन के लिए फाइट कर रही हूँ। इधर स्टेटस डाल के हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई मत करो। आई रिक्वेस्ट सबको कि कुछ भी उल्टा सीधा स्टेटस मत डालो। मैं अपने एजुकेशन के लिए फाइट कर रही हूँ, दैट्स इट। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। मंड्या शहर की मुस्कान खान, जिसने इंटरनेशनल हेडलाइंस बना दिया था जब कर्नाटका की सरकार ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी थी। कई हजारों मुस्कानें पिछले 1 साल से घरों में बैठी हैं, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से महरूम हो गई हैं। थैंक्स टू जो भगवा सरकार कर्नाटका में चल रही है, उसकी एक पॉलिटिकल पॉलिसी की वजह से ये लड़कियां आज मेन स्ट्रीम एजुकेशन से दूर हो गई है। तो मामला अदालत में गया। आपने देखा होगा कि पिछले साल मार्च के 15 को कर्नाटका के हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऑर्डर पर मोहर लगा दी कि मुसलमानों की लड़कियां जो हिजाब पहनती हैं, नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम के नाम से कहते हुए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का हवाला देते हुए बैन लगा दिया था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। वहां पर 6 महीने की सुनवाई के बाद स्प्लिट वर्डिक्ट आया। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिकेशन दिया है कि बहुत जल्द दोबारा से हिजाब की वो हियरिंग करेगी, क्योंकि मार्च 9 को कर्नाटका में सेकंड पीयूसी के एग्जाम्स आने वाले हैं। कई लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम रिलीफ के लिए रिक्वेस्ट की है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु में जिसका नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये 5 लोगों की एक टीम ने पूरे कर्नाटका में कई डिस्ट्रिक्ट पे ये लोग गए। वहां पर जाकर उन हालात का जायजा लिया जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कियां आज एजुकेशन से दूर घर में बैठी हैं। उन परेशानियों को समझकर एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की और एक किताब इन्होंने बनाई जिसका नाम है क्लोजिंग द गेट्स टू एजुकेशन के नाम से एक बड़ी सी किताब बनाई है। बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जो कोर्ट में भी इन्होंने सबमिट किया है। और ये एक नौजवानों की ऐसी टीम है जिनका इसमें बड़ा ही इनका योगदान रहा है। आइए पूरी टीम से जानते हैं, पर्टिकुलरली वो लड़कियां जो हिजाब पहनकर कॉलेज जाती हैं। आपको ये वीडियो जरूर देखना है। इनसे जानते हैं कि इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ये किताब क्या है, हिजाब का पूरा मामला शायद जो कोई मीडिया ने नहीं दिखाया। इन टीम से डिटेल में जानते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। हम पीयूसीएल कर्नाटका से हैं और हम कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि हिजाब को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो पूरी कर्नाटका में लड़कियों को क्लासरूम के बाहर फेंका गया था, लड़कियों की हक उनसे छीनी गई थी और लड़कियों से बहुत बदतमीजी से पुलिस ऑफिशियल्स, कॉलेज ऑफिशियल्स, क्लासमेट्स, फैकल्टी, लड़कियों ने ऐसे बहुत सारी उनकी हक की उल्लंघन मतलब वो फेस किया है। तो हम उसके ये जानने के बाद हमने डिसाइड किया, हमने फैसला किया कि हम कर्नाटका में 5 डिस्ट्रिक्ट जाएंगे और 5 डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे कि एक्चुअली इस बैन का इम्पैक्ट क्या हुआ है, कैसा आया था ये बैन और उनको कैसे पता चला ये इस बैन के बारे में, उनकी कॉलेज में क्या क्या हुआ, घटना क्या थी उनकी जिंदगी में जो इस हाई कोर्ट जजमेंट के बाद हुई। तो हमने ऐसा फैसला करके हम 5 डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए तैयार हुए। हम गए हासन, रायचूर, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और शिमोगा। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने स्टूडेंट्स के साथ बात किए, टीचर्स के साथ बात किए, प्रिंसिपल्स के साथ बात किए, पुलिस ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों से बात किया है। और ये रिपोर्ट हमने इसलिए तैयार किया है
क्योंकि पहले कोर्ट में हमको एक डॉक्यूमेंटेशन देना था कि ये बैन एकदम पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे संविधान के मुताबिक नहीं है, और इस बैन की वजह से लड़कियों का एजुकेशन का हक छीनी गई थी और उनकी डिग्निटी का हक छीना गया था। तो इसके लिए हमने पांचों डिस्ट्रिक्ट, जब हम गए तब हमको पता चला कि पहले तो जैसे ये बैन का न्यूज़ आया था, डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट हेड है वो होता है डेप्यूटी कमिश्नर। डेप्यूटी कमिश्नर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और डिस्ट्रिक्ट में सारे प्रिंसिपल्स को ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल से मुस्लिम स्टूडेंट्स को अंदर मत अलाउ करना हिजाब के साथ। ऐसा पहले तो इंस्ट्रक्शन देना बिना कोई रिटन ऑर्डर, बिना कोई सर्कुलर, बिना कोई भी रिटन इंस्ट्रक्शंस, ये एकदम गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि हम लोग अगर जाके वापस हमको लड़ाई करनी है, हमको क्वेश्चन करना है, तो हमको कोई प्रूफ ही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने किया, तो और वो डिनाई कर सकते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से भी पता चला और प्रिंसिपल्स, कॉलेज प्रिंसिपल से बात करके पता चला कि डिस्ट्रिक्ट्स में बैन ऐसा पेश हुआ। दूसरी बात ये है कि हर क्लासरूम में, एग्जामिनेशन रूम में और हर कॉलेज में जो मुस्लिम लड़कियां थी जो हिजाब पहनती थी, उनको एक दिन में ओवरनाइट उन लोगों की नजरिया उनकी तरफ एकदम बदल गई। तो बहुत लड़कियों ने हमको बोला कि हम कल तक अच्छे स्टूडेंट थे, हमको अच्छे मार्क्स मिलते थे, हम बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी कम्युनिटीज के साथ दोस्ती करते थे, हम बाकी स्टूडेंट्स के साथ मस्ती भी करते थे, क्लास बंक करना, जाके थोड़ा मस्ती करना, ये सब होता था, हम नॉर्मल थे। एक दिन में पूरी कर्नाटका में जो हिजाब पहनती है उस स्टूडेंट्स को एक बहुत गलत नजरिया से देखा गया था। टीचर्स ने क्लासरूम के अंदर हिजाबी ऐसा करके बुलाते थे और सडनली उनको लगा कि सबकी नजर सिर्फ उनके ऊपर है, सब उनको घूर घूर के देख रहे थे। और एक और चीज जो लड़कियों ने बोला कि हमारी क्लास में जो लड़के हैं वो हमको हिजाब के बिना देख के और घूर रहे थे, जैसे कि हमको लग रहा था कि जैसे हम अपना मेन कपड़ा हमने निकाल दिया और हमको बहुत गंदा लगा। ऐसी इमोशंस के साथ ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमको स्टूडेंट्स ने शेयर किया कि एकदम खतरनाक हो गया, स्कूल जाना खतरनाक हो गया, क्योंकि पता नहीं कौन ताड़ेगा, कौन बदतमीजी से पेश आएगा, कौन बेइज्जती से बात करेगा। तो ऐसा बहुत स्टूडेंट्स। My name is Kishore. I'm a member of PUCL Karnataka. Let's say that in nearly a decade of working in issues of civil liberties, we've never seen a situation where a single case has somehow exploded into a situation where all across the state many human rights violations are happening simultaneously, all coming from one single instance. So this was a situation where we had to take a very deep look as to what was going on behind the human rights violations. What we have learned in our study is that there are many institutions in our society that are inherently been functioning in a very undemocratic way, or at least have the capacity to be undemocratic, and we see it openly today, which can include many of the educational institutions. Many very critical questions have been coming up here about whether or not students can express dissent. How can they express dissent? What happens when students are harassed, specifically minorities and women? So we of course went across the state to look at the situation from a wide variety of angles. One issue, of course, that came up very strongly was the actions of the police in the whole thing. Across the state, many instances of protest, sometimes getting into the situations of violence, had erupted. And it seems as though that the police have been primarily concerned with preventing any dissent against the order. This is a huge violation of the very democratic nature of our society. In our society, whatever law is passed, whatever order is passed, we have the right to dissent.
and there was no space for dissent to happen in any part of the state. Many parts of the state, CRPC 144, which prohibited public assembly, was called. And many places we've seen CRPC being violated in favor of people who were protesting against the hijab. Shimoga is a very famous example of that, where processions were actually being conducted while CRPC was actually in force. So when we looked at actually the role of the police in the various sites that we had went to, what we found is that the police were more concerned with enforcing the restriction against the hijab than they were about protecting the rights or any aspect of law and order. I actually came across many instances where police would come to the college campuses. They would be looking after girls. Many times people would be afraid of the police when they were coming to their campus. So sometimes there would be high levels of surveillance going on. It was a situation where the entire state machinery was actually focused on making sure that no one could organize any expression of dissent against this. So this is a human rights violation that goes beyond just the right to education. This goes into the very democratic nature of the society at large. तो मेरा नाम पूर्णा है और मैं PUCL की मेंबर हूँ और एक एडवोकेट हूँ। सबसे पहले मैं इस हाईकोर्ट ऑर्डर, कर्नाटका हाईकोर्ट का फाइनल ऑर्डर जो मार्च में आया था उसके बारे में और जो इम्प्लीमेंटेशन था उसके बारे में बोलना चाहती थी। हाईकोर्ट ऑर्डर को अगर हम देखेंगे तो उसमें 3 चीजें जो है हाईकोर्ट ने दोहराया है। पहली बात कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स का हिजाब पहनने पर एक रेस्ट्रिक्शन है। उसी तरह से जिस कॉलेज में CDC है और CDC ने बोला है कि आप इस कॉलेज में हिजाब नहीं पहन सकते, तो उस कॉलेज में स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम के अंदर हिजाब नहीं पहन सकते। तीसरी बात, जिस कॉलेज में CDC नहीं है तो वहां पे जो है स्टूडेंट्स ऐसा कोई अटायर चुन के पहनेंगे जो पब्लिक ऑर्डर के साथ इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन तो इस हाईकोर्ट का ऑर्डर का एम्बिट जो है क्लासरूम के अंदर का है और जहां पे ओपनली CDC या किसी और अथॉरिटी ने बोला है कि हिजाब पहना नहीं जा सकता तो उस पर एक रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन रियलिटी में जो हुआ वो ऐसा हुआ कि हर इंस्टीट्यूशन में एक स्वीपिंग बैन बन गया था। वो इसका मतलब है कि टीचर्स पे भी ये बैन जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और स्टूडेंट्स को किसी भी जगह पे इंस्टीट्यूशन के अंदर उन्होंने हिजाब पहनने नहीं दिया। और जो डिग्री और प्राइवेट कॉलेजेस थे जो एक्चुअली हाईकोर्ट के ऑर्डर में वो शामिल ही नहीं थे, वहां पे भी ये ऑर्डर जो है उसको पूरी तरीके से इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। और इसमें बहुत जरूरी बात ये, हमें बार बार इस चीज के बारे में बात करना है जो शायद हम लोग काफी नहीं बोलते, वो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब मामला चल रहा था कोर्ट में और मामले में कोर्ट ने जब ऑर्डर भी दे दिया था तो BC नागेश जो है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो बार बार मीडिया के सामने आके बोल रहे थे कि हम स्टूडेंट्स को जो है हिजाब पहन के एग्जाम हॉल में जाने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि इन्विजिलेटर को हम हिजाब पहनने नहीं देंगे। ये पूरी जो बातें वो मीडिया के सामने कर रहे थे उसको हाईकोर्ट ने नहीं बोला था, उसका कोई जो मेंशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर में भी नहीं था। तो इसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने सच बनाने की कोशिश किया, उन्होंने इसे कानून बनाने का कोशिश किया। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि BC नागेश ने कुछ बोल दिया तो खैर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, जो अब अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्राउंड पे कुछ चंद मिनटों में हम देख रहे थे कि गदग में हमने जो देखा कि उन इन्विजिलेटर्स को सस्पेंड किया गया कि उन्होंने हिजाब पहन के जो स्टूडेंट्स आए थे उनके लिए कुछ कंसेशन किया, तो इमीडिएटली उन लोगों को एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला गया। लेकिन हाईकोर्ट ने नहीं बोला था कि एग्जाम सेंटर में कोई हिजाब नहीं पहन सकता। तो एक बहुत बड़ा जैसे पहले भी हमारे टीम मेंबर ऐश्वर्या जी बोल रहे थे कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने एक पूरा कंसर्टेड अटैक किया है इन लड़कियों पे, वो पहली बात है। दूसरी बात जो है, हम अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये मसला जब उनके सामने गया था तो स्प्लिट वर्डिक्ट आया। तो इस दोनों वर्डिक्ट में जजेस ने क्या क्या बोला और लड़कियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं कुछ मिनटों में आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो जस्टिस गुप्ता जी ने पहले बोला था कि
इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है, तो अगर सेक्युलर कंट्री है हम, तो हम स्कूल्स के अंदर या पब्लिक स्पेसेस में हमारे जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसे हम कैरी नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही ये बोलते हैं, इन्होंने ये भी एक बात किया है कि ईआरपी के बारे में इन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया। ಇವರು ERP ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋದು ERP ನ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರೆ that right is subject to reasonable restriction, यानी कि जब एक मुस्लिम औरत को हिजाब पहनने का हक है, लेकिन उस पर हम कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अगर स्टेट को लगेगा कि ये पब्लिक ऑर्डर के साथ इंटरफियर करेगा, अगर डिसिप्लिन के साथ ये इंटरफियर करेगा तो हम उस राइट को हम जो है कर्टेल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका विजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत एम्पैथेटिक एक डॉक्यूमेंट है, तो उसमें जाके बोलना कि सेक्युलर बनना है तो आप अपना पूरा रिलीजियस आइडेंटिटी निकाल के घर पे रख के बाहर आओ, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का विजन नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब हमारे प्रियम्बल में आता है फ्रेटर्निटी का एक वर्ड आता है, तो वो बोलते हैं कि फ्रेटर्निटी का मतलब है वी ऑल शुड लुक, फील एंड थिंक अलाइक। तो वो जजमेंट में लिखते हैं कि यू हैव टू फील, लुक एंड थिंक अलाइक, लेकिन फ्रेटर्निटी का मतलब नहीं है कि हम सब एक ही तरीके के लोग बन जाएं। तो इसमें जो है PUCL टीम को लगा कि थोड़ा सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन विजन का जो है एक डिस्टॉर्शन है। और तीसरी बात एक्चुअली वो बोलते हैं कि हिजाब को रेस्ट्रिक्ट करने में कोई इक्वालिटी पे या डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर लड़कियां हिजाब के मामले को लेकर स्कूल में नहीं जाएंगे तो वो उनका फैसला है। लेकिन अगर एक सुप्रीम कोर्ट में कोई आके एक जज जो है ऐसे बोलेंगे तो उसका इम्प्लीकेशन ये होगा that the girls are voluntarily refusing to get educated, they are voluntarily denying education to themselves। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो उनको अंदर आने से रोक रहा है, तो उस ब्लेम को आप लड़की पे तो नहीं डाल सकते। तो एक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ एक और जो है हिजाब, जब हम हमारे विजिट्स में लड़कियों के साथ बात कर रहे थे तो हर एक लड़की का अलग जस्टिफिकेशन था कि वो हिजाब क्यों पहन रही है। किसी के लिए वो रिलीजन था, किसी और के लिए वो प्रोटेक्शन था, तीसरे के लिए वो बचपन से मैंने पहना है तो आज मैं निकाल नहीं सकती, तो कोई प्रैक्टिस है वो। तो हर लड़की के लिए वो एक ही रीजन नहीं था, वो पॉलिटिकल हो सकता है, एक रेबेलियस डिसीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या वो इस्लाम फॉलो करने के लिए पहन रही है। लेकिन जस्टिस गुप्ता का जो जस्टिफिकेशन है कि हिजाब को रेस्ट्रिक्ट करना है, उसमें वो भूल जाते हैं कि हिजाब एक लड़की का पर्सनहुड है, उसका एक हिस्सा है। तो वो उनके जजमेंट में हम क्लियरली देख सकते हैं। और वो बता रहे हैं कि हम किसी भी तरह की अकोमोडेशन नहीं कर सकते, एक सिंगल एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू द यूनिफॉर्म विल नॉट बी टॉलरेटेड। वो जो है जस्टिस गुप्ता जी का एक उनका एक जजमेंट का एक समरी है। लेकिन अगर हम देखेंगे जस्टिस धुलिया ने क्या बोला, उनका जो पूरा जजमेंट है बहुत एम्पैथेटिक है। और सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि क्या हिजाब इस्लाम में ERP है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, वो कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि वो एक रिलीजन से जुड़ा हुआ एक सवाल है और कोर्ट का एक्सपर्टीज जो है वो कानून में है। रिलीजन और कानून को हम मिक्स नहीं करेंगे। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि हिजाब ERP है, ERP नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कोर्ट में अगर बैठता हूँ तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, कोई आके मेरे सामने बोलेगा कि ये प्रैक्टिस मैं सिंसियरली फॉलो कर रहा हूँ और इस प्रैक्टिस को फॉलो करने में वो जो शख्स है किसी को कोई वो हार्म नहीं कर रहा है, किसी को कोई ठोस नहीं पहुंच रहा है, कि कोई हिजाब पहनेगा, कोई नमाज पढ़ेगा, कोई जाके गुरुद्वारा में खाना खाएगा, इस प्रैक्टिस से अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो वो प्रैक्टिस कर सकता है। और वो ERP है नहीं है, इसमें कोर्ट घुसेगा नहीं, वो मेरा घुसने का कोई मेरे पास अथॉरिटी भी नहीं है, ये जस्टिस धुलिया बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि कर्नाटका सरकार ने जो है पहले हिजाब को रेस्ट्रिक्ट कर दिया,
ये जो मसला है नवंबर दिसंबर 2021 से चल रहा था और गवर्नमेंट ऑर्डर आया था फरवरी 2022 में। तो वो बोलते हैं कि पहले तो आपने पूरा कर दिया जो करना था लड़कियों के साथ, उसके बाद आप जाके जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हो गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके। तो मुद्दे का शुरू होने के 3 महीने के बाद आपने एक जस्टिफिकेशन पब्लिक में डाला उस गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 5/2/2022 द्वारा। तो वो बात है। मैं 2-3 और बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, बहुत जितना हो सके उतना मैं छोटी शॉर्टली मैं बोलूंगी। और दूसरी बात जो है वो एक साउथ अफ्रीकन केस के बारे में बात करते हैं। उस साउथ अफ्रीकन केस में एक लड़की जो है साउथ अफ्रीकन स्कूल में पढ़ रही है और वो नोज पिन पहन के स्कूल जाती है। तो स्कूल बोलता है कि आप नोज पिन पहन के नहीं आ सकते, ये आपके रिलीजन को आप स्कूल में ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप दिखा नहीं सकते, हमारा सेक्युलर कंट्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने ये मुद्दा जाता है, तब वो कोर्ट बोलता है कि कोई भी रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिस जो है वो एक शख्स के आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। वो रिलीजियस हो, कल्चरल हो, जो भी हो, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लड़की के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो नोज पिन पहने। वो एक तमिलियन लड़की थी, उसने बोला हमारे कल्चर में हर लड़की को नोज पिन पहनना है, तो मैंने पहना है। और उस प्रैक्टिस से किसी को कोई ठोस नहीं पहुंच रहा है, तो आप मेरे को ऐसे क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो? तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी वही बोला, उस लड़की के लिए नोज पिन इंपॉर्टेंट है तो वो पहन रही है, पहनने दो। तो जस्टिस धुलिया बोलते हैं हमें भी सिमिलर रीजनिंग अडॉप्ट करना है। इस मुस्लिम लड़की के लिए हिजाब पहनना इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस रीजन के लिए पहन रहे हैं, कल्चरल रीजन के लिए पहन रहे हैं, पॉलिटिकल रीजन के लिए पहन रहे हैं, उसके लिए हिजाब फैशन स्टेटमेंट है, जो भी है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है तो पहनने दो। तो वो उनका एक रीजनिंग था। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम एक मेच्योर सोसाइटी हैं तो हमें हमारे जो हर कम्युनिटी के प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए जगह बनाना है। अगर हम अपने आप को एक सिविलाइज्ड सोसाइटी मानते हैं तो ये बात करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो है, इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक ये शायद पहली बार है जब हम एक्टिवली लड़कियों को स्कूल कैंपस से बाहर ऐसे जो है धक्का देके उनको बाहर निकाल रहे हैं। इंडिपेंडेंस से आज तक state efforts have always been to bring more and more women into educational spaces. This hijab issue is the first time when we are saying don't come to school. तो जस्टिस धुलिया का जो जजमेंट है उसमें वो इसे भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि पहले से औरतों को एजुकेशन को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है और इस टाइम पे स्टेट को सोचना है कि क्या आप हिजाब के मामले पे पड़े रहेंगे या औरत के एजुकेशन पे आप फोकस करेंगे। और आप स्कूल को जो है मिलिट्री की तरह आप नहीं मान सकते कि मिलिट्री में जितना डिसिप्लिन होगा उतना ही डिसिप्लिन हम स्कूल कॉलेज में लाएंगे, वो नहीं हो सकता। सेक्युलर कंट्री, और ये भी बोलते हैं हमारा डाइवर्सिटी जो है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और आपने जो हिजाब के मामले में किया है वो डाइवर्सिटी को पूरी तरह से आप जो है उसको स्पॉइल कर रहे हैं और डिसमेंटलिंग इट। फाइनली व्हाई आई फील दैट जस्टिस धुलिया's full reasoning about why hijab is a part of personhood, hijab is a part of identity, वो क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मुस्लिम महिला को सेंटर में डाल देते हैं। इससे पहले जो है मुस्लिम कम्युनिटी के बाकी लोग क्या कह रहे थे, इस्लाम में क्या बोलता है, रिलीजन में क्या है, ये वो सब कुछ हम बात कर रहे थे। लेकिन पहली बार जो जस्टिस धुलिया ने दिया है, उन्होंने बोला कि महिला को सेंटर में लाओ। वो क्या बोल रही है उसकी बात सुनो। उसने बोला है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो, बस उतना ही। तो ये जो है उनके जजमेंट में बहुत एक बड़ी एक हाईलाइट है। और आखिर में वो बोलते हैं कि लड़कियों को जो स्कूल में या कॉलेज में हिजाब पहन के अंदर आने से रोकने में आपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। पहला जो फंडामेंटल राइट है प्रिवेसी है, अपने बॉडी पे क्या वो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो उस औरत का हक है, किसी और का हक नहीं बनता, ना स्कूल का, ना कॉलेज का, ना सरकार का, ना कोर्ट का। तो आपने उस राइट को जो है वायलेट किया। दूसरा तो डिग्निटी है, वो तो सबने देखा है कि बीच रास्ते में हमने हमारी मुस्लिम सिस्टर्स को उनका हिजाब जो है फोर्सफुली उनको निकालने के लिए हमने किया है, तो वो डिग्निटी का एक बहुत बड़ा एक वायलेशन है। तीसरी बात एजुकेशन,
बहुत सारी लड़कियों ने अभी एजुकेशन छोड़ दिया है, तो इस पर आपको थोड़ा सोचना है, ये धुलिया जी ने बोला है। लेकिन धुलिया जी ने जितना भी, जस्टिस धुलिया का जो जजमेंट है लड़कियों के फेवर में है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो स्प्लिट वर्डिक्ट है, जिसका मतलब है कि कर्नाटका हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर जो मार्च में आया था वही अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में रहेगा। तो उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है इसका फाइनल हियरिंग वो करेगा, और जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम गर्ल्स whose futures are lying in the dark in uncertainty, some kind of closure will come to it and they'll all be able to go back into their educational institutions.